नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तृप्ति और लेकर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। दर्शकों, रोज की तरह आज फिर हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए वो तमाम इन्फॉर्मेशंस जो आपके जीवन में बेहद महत्व रखती हैं। आज है थर्सडे और आज हम बात करेंगे होम डेकोर की, साथ ही साथ आपको देंगे कुछ खास फाइनेंशियल टिप्स और साथ ही आज डाइट टॉक में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकती हैं। तो आइए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। घर की बाहरी साइड वॉल को टेक्सचर पेंट से ब्राइट कलर में करवाने से घर को एक नया लुक मिलता है। ये जगह ऐसी जगह होती है जब कोई व्यक्ति आता है तो उसे बाहर से ही पता चल जाता है कि घर कैसा होगा। जैसे कैनोला ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, फ्लैक्सीड ऑयल हो गया, इन सब चीज़ों को अपने खाने में आप लाइए। इसके अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे में अनावश्यक खर्च कटौती करने के लिए सबसे पहले जरूरी है खर्च की सूची बनाना, जिससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि खर्च के लिए प्रतिमाह कितनी रकम की जरूरत है। पेंट तो हर घर में ही होता है और आज जमाना है टेक्सचर पेंट का। तो टेक्सचर पेंट के जरिए कैसे आप अपने घर में दे सकती हैं एक अलग ही डिमेंशन, कैसे आप क्रिएट कर सकती हैं वंडर, ये आपको हम बताने वाले हमारे होम डेकोर सेगमेंट में। तो आइए देखते हैं। घर भर में एक ही रंग की लीपा पोती, पीला पीला पीला। पैसे तो भले बचते हैं, लेकिन देख देख कर आंखें ऊब जाती हैं और चार दीवारी में पसर जाती है नेगेटिव एनर्जी। आप अपने घर की संपूर्ण रूपरेखा बदल सकती हैं लेटेस्ट टेक्सचर पेंट की एक कोट से। ये महंगा जरूर है, पर दीवारों में नई जान डाल सकने के साथ साथ इससे आपका घर खुशनुमा भी बन सकता है। दीवारों में खुशनुमा आकृति उभारने के लिए टेक्सचर पेंट का उपयोग किया जाता है। साधारण लीपापोती से अलग है इस पेंट को लगाने की प्रक्रिया। इस तकनीक से घर की दीवारें मल्टी स्टार होटल के कमरों जैसी हो जाती हैं। ये घर के अंदर और बाहर दोनों तरह की दीवारों के लिए अच्छा रहता है। ये कई तरह के खूबसूरत शेड्स और टेक्सचर में मिलता है। पेंट पर्यावरण में हो रहे बदलाव यानी धूप, गर्मी और बारिश से बचाने का सबसे बेहतर और शानदार संरक्षण प्रदान करते हैं। टेक्सचर पेंट घर को अल्ट्रा वायलेट किरणों से संरक्षण प्रदान करते हैं। टेक्सचर पेंट वॉलपेपर से बेहतर है, इस कारण इसे दीवारों और छत पर प्रयोग किया जा सकता है। सबसे अहम है कि दीवारों पर ये पेंट करवाने के बाद रख रखाव पर कम से कम 5 साल तक खर्च नहीं करना पड़ता। धूल मिट्टी को सूखे कपड़ों से झाड़ पोंछ कर फिर चमकदार बनाया जा सकता है। ये दीवारों में मौजूद छोटी छोटी कमियों को भी बखूबी छुपा देने में सक्षम है। घर का द्वार सबसे अहम है, जबकि टेक्सचर पेंट चार दीवारी पर ही नहीं, सिर्फ एक या दो दीवारों को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। घर की बाहरी साइड वॉल को टेक्सचर पेंट से ब्राइट कलर में करवाने से घर को एक नया लुक मिलता है। ये जगह ऐसी जगह होती है जब कोई व्यक्ति आता है तो उसे बाहर से ही पता चल जाता है कि घर कैसा होगा। ड्राइंग रूम में इस तरह का पेंट कमरे की रौनक बढ़ाता है। आप अपने ड्राइंग रूम की भी एक दीवार को टेक्सचर पेंट करवा सकते हैं। इस समय कई थीम वाले पेंटिंग्स प्रचलन में है। अगर आपने एक दीवार पर ये पेंट करवा लिया है तो अन्य दीवारों पर टेक्सचर पेंट से मेल खाता रंग करवाएं। बच्चों के कमरे में टेक्सचर पेंट लगाना चाहिए। ये पेंट उन्हें नुकसान नहीं करेगा। इसका मुख्य कारण है कि बच्चे खेल खेल में दीवारों को खुरचते हैं और अपने मुंह में भी ले लेते हैं। तो अपनाइए नए जमाने की टेक्सचर पेंट और दें अपने घर को एक अल्ट्रा मॉडर्न लुक, और वो भी एडिड सेफ्टी के साथ। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी और आप भी टेक्सचर पेंट के जरिए अपने घर में अपनी वॉल्स पर एक नया डिमेंशन, एक नया लुक क्रिएट करना चाहेंगी। इसी के साथ आपको बता दूं कि अगर आपकी हैं कुछ प्रॉब्लम्स या हमारे शो से जुड़े कुछ सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारी ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in, या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv sangini।
यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकती हैं और इससे जुड़ी समस्याओं से बच सकती हैं। जैसे कैनोला ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, फ्लैक्सीड ऑयल हो गया, इन सब चीज़ों को अपने खाने में आप लाइए। इसके अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। अक्सर ये देखा जाता है कि सांस फूलने की समस्या काफ़ी आम हो चली है, साथ ही साथ हमारा जी घबराता है, या कभी ऐसा भी होता है कि हाइपरटेंशन हमारे घर में कई मेंबर्स को होता है। क्या आपको लगता है कि ये जो सारी समस्याएं हैं ये जनरल समस्याएं हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है? अगर अभी भी आपने इसके बारे में नहीं सोचा है तो अब सोच लीजिए, क्योंकि आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारे डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर सुरभि, जो बताएंगी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या कुछ समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। तो आज हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से क्या कुछ समस्याएं हो सकती हैं? देखिए, आजकल जो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं और हमारे बहुत ज़्यादा हमारे खाने के अंदर बाहर का जो खाना है वो हम लेते हैं। पहले के टाइम पे ये होता था कि जो घर में बना है वही सभी को खाना होता है, पर आजकल बाहर जितने भी सामान अवेलेबल हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, उनकी एडवर्टाइजिंग ऐसी होती है कि बच्चे या हम लोग भी बहुत सारा सामान बाहर का यूज़ करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि खाने में जो फैट की मात्रा होती है, जो कोलेस्ट्रॉल, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। और अगर एक बार आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि सांस फूलना आपने बताया, हाइपरटेंशन होना और भी बहुत सारी चीज़ें, हमारे ब्लड फ्लो का प्रॉपर्ली रेगुलेट ना होना, ये सब चीज़ें देखी जाती है। और धीरे धीरे हार्ट की बड़ी प्रॉब्लम्स या फिर स्ट्रोक में भी ये सब कुछ बदल सकता है। अच्छा, तो डाइट प्लानिंग में हम क्या कुछ चेंजेस करके इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला था, लेवल स्मार्ट बनिए। अब लेवल स्मार्ट बनने से मेरा मतलब ये है कि कोलेस्ट्रॉल, हर तरह का कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता है। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जैसे दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर हम उसको लेमैन लैंग्वेज में बोले तो गुड का कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। देखिए, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है दैट इज़ HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर आप कभी भी कोई लेबल देखते हैं तो उसमें आपको दो चीज़ पक्का अवॉइड करनी है, दैट इज़ LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड ट्रांस फैट। ये दोनों बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ज़्यादातर ये, अगर हम एक सिंपल वे में देखा जाए तो जो भी ऑयल या घी जो जम जाता है उसमें इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो जैसे नारियल का तेल हो गया, घी हो गया, इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करो। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कैनोला ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, फ्लैक्सीड ऑयल हो गया, इन सब चीज़ों को अपने खाने में आप लाइए। इसके अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है इसकी मात्रा ज़्यादा होती है और ट्रांस फैट्स कम होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, उसकी मात्रा को भी ये चीज़ें कम करती है। जी, तो अगर हमें अपना कोलेस्ट्रॉल मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, तो हमें क्या कुछ अपने डाइट में हटाना चाहिए या रखना चाहिए? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप बाहर का खाना जहाँ तक हो सके उसे अवॉइड करिए। अगर आपको कहीं पे भी लिखा मिलता है, किसी भी लेबल पे लिखा मिलता है ट्रांस फैट, उसको आपको अपने खाने में बिल्कुल भी नहीं लाना है। दूसरी चीज़, आप ज़्यादातर घर का खाना, और घर के खाने में भी ऑयल की मात्रा बिल्कुल कम हो जानी चाहिए। और जहाँ तक आप यूज़ करते हो, आप ऑलिव ऑयल यूज़ करो, सनफ्लावर ऑयल यूज़ करो या कैनोला ऑयल यूज़ करो अपने खाने को बनाने में। ज़्यादातर अपने खाने में, अगर आप जैसे रोटी वगैरह बना रहे हैं तो होल ग्रेन्स जो होते हैं, अगर आप गेहूं का भी इस्तेमाल करते हो तो चाहे तो आप मैदा को अवॉइड करें, और जो होल व्हीट होता है, जो व्हीट की कवरिंग के साथ जो आटा होता है, जो चोकर के साथ जो आटा होता है, उसको काम में लें। मल्टीग्रेन आटा भी काम में लिया जा सकता है, इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जितना आप नेचर के करीब रहेंगे, जितना आप सिंपल खाना खाएंगे, आपके खाने में जो खराब फैट है उसकी मात्रा कम होगी। तो ये सारी चीज़ें खराब फैट या खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करती है और साथ में जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाती है। तो ये सब हमारे हार्ट हेल्दी भी बहुत होता है। ओके, तो जैसा कि अभी आपने डॉक्टर कहा था कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक जो टर्म आपने यूज़ किया था, ये गुड कोलेस्ट्रॉल के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और कैसे इसको हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं?
देखिए जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है दैट इज़ HDL, ये हमारे बॉडी में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा को कम करता है। अच्छा। जब उसकी मात्रा कम होती है, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होता है, तो जो मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस बताए कि भाई हार्ट हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट होती है, स्ट्रोक्स हो सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है, तो उसकी जो रिस्क होती है उस रिस्क फैक्टर को ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम करता है। इसे हमें अपनी डाइट में ज़रूर रखना चाहिए। तो जो हमने रिच सोर्सेज हो गए, वो पहली चीज़ तो जो ऑयल मैंने आपको बताया, जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गए, ऑलिव ऑयल हो गए, इसके मात्रा ज़्यादा होती है। और जो भी फूड आइटम्स जो कि ओमेगा 3 में ज़्यादा होता है, जैसे फ़िश हो गया, उसके अंदर ओमेगा 3 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, DHA की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो सनफ्लावर सीड्स हो गए और फ्लैक्स सीड्स हो गए, यानी कि अलसी के बीज। अच्छा। ये बहुत ही हार्ट हेल्दी होते हैं और इसके अंदर हमारे बॉडी का जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने की क्षमता होती है। जी डॉक्टर, जैसे अभी आपने कहा कि घी में कोलेस्ट्रॉल होता है, घी हमें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी मिथ है कि घी खाने से स्ट्रांग होते हैं, बॉडी की ज़रूरत होती है घी। तो क्या ऐसे कुछ मिथ्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देते हैं, और अगर ऐसा भी है तो हमारी कितनी ज़रूरत है बॉडी की, उसके हिसाब से हमें रखना चाहिए? देखिए, जहाँ तक घी की बात है, आपने बोला कि बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, बिल्कुल सही बात है जी। घी के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी एक्टिविटी उस लेवल की होनी चाहिए। अगर आप 2000 कैलोरीज की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप उस हिसाब से ही खाना खा सकते हो। अगर आपकी बॉडी को 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और आप हाई फैट का खाना खा रहे हो, तभी कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जमा होगा। जैसे बच्चे हो गए, उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने की वजह से उनका खाना उतना रिच होना चाहिए, तो उन बच्चों को घी देना बिल्कुल सही है। उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, उनका ग्रोइंग एज है। पर जैसे आजकल हमारे जो लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होते हैं, सीडेंटरी हमारी लाइफस्टाइल होती है, तो उस लाइफस्टाइल के हिसाब से हम उतना फैट नहीं ले सकते, उतना फैट हमें डाइजेस्ट भी नहीं होगा, और जो एक्सेसिव फैट होगा वही कोलेस्ट्रॉल में बदल के हमारी हार्ट हेल्थ को इफेक्ट करेगा। तो हमारे लिए अगर हमारी एक्टिविटी उतनी नहीं है तो हमें हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए। जी, तो मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो लाइफस्टाइल का बहुत असर पड़ता है हमारे कोलेस्ट्रॉल पर। तो क्या अगर हम लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करें तो इस कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से बच सकते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। आजकल जो हमारा ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या डायबिटीज़ बहुत जल्दी आना, बहुत सारी दिक्कतें, PCOD हो गया, ये सारी हमारी लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीजेज हैं। मतलब अगर हमारी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, लाइफस्टाइल प्रॉपर होने से मेरा मतलब ये है कि एक डाइट जो कि बैलेंस्ड हो, बहुत ज़्यादा फैटी ना हो और हमारी बॉडी के हिसाब से हो, प्लस एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी आजकल के टाइम में हमारे डेली शेड्यूल में होती ही नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है हैबिट्स। बहुत ज़रूरी है कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो या तो योगा हो या फिर आप सिंपल मॉडिफिकेशन, कि जैसे आप कार में जा रहे हैं तो कोशिश करो कि आप 30 मिनट्स की वॉक लो। अगर आपको लिफ्ट अवॉइड करके आप स्टेयर्स लो, आप एक जगह पे बहुत ज़्यादा ना बैठें, हर 30 मिनट्स में एक छोटा सा राउंड ले लें। तो ये छोटी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। ये हमारा BMR बढ़ाते हैं। अगर हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल जल्दी बर्न होता है। तो ये छोटे मोटे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो किए जा सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी हैबिट्स। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये स्मोकिंग बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है हमारी हार्ट के लिए और हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन करता है। तो हमें स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप जल्दी स्मोकिंग को छोड़ेंगे वो हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए उतना ही अच्छा होगा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो अल्कोहल हमें मॉडरेट क्वांटिटी में लेना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं तो हमारे कोलेस्ट्रॉल को ये बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। ओके डॉक्टर, कुछ टिप्स कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने को लेकर डाइट में हम क्या कुछ ले सकते हैं, आप रिकमेंड करेंगी? जो देखिए, आजकल एक नया कंसेप्ट चला है कि आप जितना ज़्यादा डाइट से मॉडिफिकेशन करके और अगर आप अपनी डिजीजेस को दूर रख सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। तो जैसे मैंने आपको कहा, आप जितना करीब रहेंगे नेचर के, आप उतने ही हेल्दी रहेंगे। तो सिंपल मैं 4 चीज़ें बताती हूँ। अगर आप उसका सेवन अगर दिन में आप करते हो तो काफ़ी हद तक 1-2 दिन में आपको असर नहीं देखने को मिलेगा, पर हाँ, अगर आप 2-3 महीनों के बाद देखें तो आपका कोलेस्ट्रॉल पक्का कम होगा। जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाएगा। तो जो हम थेरेपी देते हैं, डाइट थेरेपी के अंदर जो नेचुरोपैथिक फॉर्मुलेशन हम यूज़ करते हैं, उसमें एक गार्लिक, जिंजर, हनी और काली मिर्च,
ये 4 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप इसका सेवन, जैसे गार्लिक को आप मॉर्निंग में उठ के खाली पेट अगर 5 से 6 उसकी जो पॉड्स होती हैं, जो लीव्स होती हैं, वो आप लेते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है। गार्लिक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है एलिसिन प्रेजेंट होता है। अगर आप एलिसिन जो होता है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से फ्लश आउट करता है। तो बिल्कुल सिंपल हर्ब है, हम सबके घर में अवेलेबल होती है, आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगेन जिंजर का भी यही काम है। जिंजर जो होता है, अगर आप उसका 1 चम्मच जूस आप पूरे दिन में लेते हो तो वो इस कोलेस्ट्रॉल का जो ऑक्सीडेशन है उसको रोकता है, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में। अगेन जैसे मैंने आपसे बोला काली मिर्च, ये हमारी BMR को नियंत्रित करती है, तो इससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है। और हनी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। आजकल एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं उसका सेवन भी काफ़ी सारे लोग करते हैं, जैसे फ्लेवोनॉइड्स हो गया, तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। एक और इम्पॉर्टेंट जो फ्रूट जिसको कह सकते हैं दैट इज़ लेमन, बहुत इजीली अवेलेबल होता है। अगर आप गरम लेमन वाटर का यूज़ करते हो, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है वो नियंत्रित रह सकता है। हम इसको लेमन थेरेपी बोलते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, हम दिन में 6 से 8 गरम पानी के लेमन के अंदर, जिसके अंदर लेमन निचोड़ा हुआ गरम पानी के गिलास हम पेशेंट्स को देते हैं, 6 to 8 ग्लासेस। अगर 1 महीने बाद भी अगर वापस से टेस्टिंग होती है तो इसका काफ़ी अच्छा असर देखा जाता है उनके बुरे कोलेस्ट्रॉल के लेवल पे। जी डॉक्टर, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, ये लगभग हर घर में देखने को मिलती है और दिन पर दिन ये समस्या बढ़ती जा रही है और इस समस्या की वजह से और भी कई सारी समस्याएं जो अभी आपने बताई वो भी बढ़ रही हैं। उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको हम नियंत्रण में रख सकते हैं, इससे जुड़ी आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, पूरी उम्मीद करते हैं कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं आपको, ये आपको बेहद पसंद आई होंगी और आप इनको आजमाकर अपनी भी सेहत बरकरार रखेंगी, अपनी भी सेहत का ख्याल रखेंगी। इसी के साथ एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपके भी है कुछ प्रॉब्लम्स या शो से जुड़े सुझाव आप हम तक पहुँचाना चाहती हैं तो आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारी ईमेल ID है sangani@etv.co.in, या फिर आप हमसे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक ID है facebook/ETV Sangini। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे आपकी आज की बचत बन सकती है कल का निवेश। ऐसे में अनावश्यक खर्च कटौती करने के लिए सबसे पहले जरूरी है खर्च की सूची बनाना, जिससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि खर्च के लिए प्रतिमाह कितनी रकम की जरूरत है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम संगिनी फॉर टुडेज विमेन और आज हमारे फाइनेंशियल टिप सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपकी आज की बचत बन सकती है आपका कल का निवेश। आर्थिक सुरक्षा के लिए निवेश जरूरी है और ये तभी संभव है जब व्यक्ति के पास पर्याप्त जमा पूंजी हो। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने अनावश्यक खर्च में कटौती करके आज से ही निवेश के लिए बचत की शुरुआत करें। आज के नौकरी पेशा महिलाओं के लिए अपनी सीमित आय में से बचत करना बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में वित्तीय योजना बनाते समय खर्च पर नियंत्रण को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसी भी वित्तीय योजना में सबसे आसान काम खर्च पर नियंत्रण करना है। इसके तहत सबसे पहले ये देखें कि खर्च कहाँ हो रहा है और वो कितना जरूरी है। कई बार हम गैर जरूरी चीजों पर ज्यादा खर्च कर देते हैं। यदि आपके पास टीवी, फ्रिज जैसी जरूरी चीजें पहले से ही अच्छी हालत में मौजूद हैं, तो केवल दूसरों की देखा देखी में नई टेक्नोलॉजी से मुक्त फ्रिज या टीवी खरीदना समझदारी नहीं है। ऐसे में अनावश्यक खर्च कटौती करने के लिए सबसे पहले जरूरी है खर्च की सूची बनाना, जिससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि खर्च के लिए प्रतिमाह कितनी रकम की जरूरत है। कई बार वित्तीय लक्ष्य तय किए बगैर केवल टैक्स बचाने के लिए लोग बिना सोचे समझे बीमा पॉलिसी खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में आंकलन करने पर ये पता चलता है कि आपने ऐसी बीमा पॉलिसी खरीद ली है जिसमें बीमा कवर बहुत कम है। इसलिए बीमा पॉलिसी खरीदते समय रिटर्न के बजाय कवर को अधिक तरजीह देनी चाहिए। जीवन के अलावा स्वास्थ्य, मकान और वाहन बीमा पर भी यही बात लागू होती है। जब आप वित्तीय लक्ष्य तय करते हैं तो उसमें समय सीमा भी होती है। इससे निवेश संबंधी निर्णय लेना आसान हो जाता है।
यदि आपको प्रॉपर्टी में निवेश करना है तो तय रिटर्न वाले विकल्पों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जबकि सेवानिवृत्ति के लक्ष्य के लिए शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद होता है। कुछ लोग अपनी आमदनी का 60% हिस्सा मासिक EMI चुकाने में खर्च कर देते हैं। इसकी वजह से उन्हें हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह कुछ लोग अधिक लाभ पाने की आशा में अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी में निवेश कर देते हैं, लेकिन ऐसा करते समय उन्हें चुकाए जाने वाले ब्याज और महंगाई वृद्धि के दर से निवेश के रिटर्न की तुलना करना चाहिए। इसी तरह क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल और भी मुश्किलों को बढ़ा देता है। इसके भुगतान में देर होने पर क्रेडिट स्कोर तेजी से घटता है और ऐसा करने वालों को बैंक कर्ज देने से इनकार कर सकता है। आमतौर पर लोग किसी परिचित की सलाह पर निवेश का फैसला कर लेते हैं। कई बार उन्हें इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऐसा करते समय सलाहकार की योग्यता को परखें और ये जानने की कोशिश करें कि उसे संबंधित क्षेत्र में कितना अनुभव है। सही वित्तीय सलाहकार को परखने में भी कई तरीके हैं। कोई अनुभवी सलाहकार सबसे पहले ये नहीं पूछता है कि आपको कितना निवेश करना है। वो सबसे पहले आपकी वित्तीय स्थिति, जिम्मेदारियों और वित्तीय लक्ष्य की जानकारी लेता है। बाजार नियामक संस्था सेबी ने वित्तीय सलाहकार के लिए कुछ मानक तय किए हैं। इस नियम के तहत आप किसी भी वित्तीय सलाहकार से पूछ सकते हैं कि वो जिस स्कीम में निवेश की सलाह दे रहा है उसमें उसे कितना कमीशन मिलेगा। अपनी सेवाओं के लिए वित्तीय सलाहकार शुल्क भी वसूलते हैं, अतः कंसल्टेंट के जरिए निवेश करने से पहले शुल्क संबंधी सारी जानकारी हासिल जरूर कर लें। हमें उम्मीद है कि आज दिखाए गए जानकारी से आप भी अपने आज की बचत को अपने कल की सफल निवेश में परिवर्तित कर लाभ उठाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों और सुझावों के बाद अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, यानी कि हमारे प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करने का। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपके भी हैं कुछ प्रॉब्लम्स या सुझाव जो आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in, या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगिनी। आपकी संगिनी कल फिर होगी हाजिर आपके पास ऐसी ही कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपकी होस्ट तृप्ति और संगिनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।